हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 का एमसीक्यू। इसके पहले तक हम लोगों ने चैप्टर नंबर 10 तक का एमसीक्यू कर लिया है। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 का। तो जो चैप्टर नंबर 11 है वो है आपका बेसिकली कंज्यूमर प्रोटेक्शन रिलेटेड, यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेटेड इसमें सारी चीजें हैं। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं जो आपको याद रखने जैसी है। सबसे पहले तो भाई आपको याद ये रखना है, पहले ही पेज पे है आपका कि एक्सपेक्टेशन वाला ये क्वेश्चन अक्सर मैंने एग्जाम में देखा, एक्सपेक्टेशन ऑफ कंज्यूमर्स। तो आपको याद रखना अलग अलग वे में ये क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन आर देयर और हाउ कंज्यूमर्स आर एक्सप्लॉइटेड। तो ऐसे अलग अलग चीजें पूछ सकते हैं वो लोग अलग अलग पॉइंट्स में। एमसीक्यूज में भी पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस, राइट। तो याद रखना है बेसिकली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन। और आप ऐसा बोल सकते हो कि जो कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन उसको कितने पार्ट्स में डिवाइडेड किया हुआ है, थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया, जिसमें पहला है फिजिकल एंड मेंटल एक्सपेक्टेशन, दूसरा है इकोनॉमिक एक्सपेक्टेशन, तीसरा है अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट। ध्यान से सुनना, पहला है फिजिकल एंड मेंटल, दूसरा है इकोनॉमिक और तीसरा है अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट। जिसमें से फिजिकल वाले में है कंज्यूमर्स आर डिसअपॉइंटेड एंड एंग्री व्हेन दे आर फोर्स्ड टू परचेज सब स्टैंडर्ड क्वालिटी। फिजिकल का मतलब होता है जब सब स्टैंडर्ड चीजें हो तब, राइट। द इंफीरियर इंग्रेडिएंट्स यूज्ड इन द प्रोडक्ट लीड्स टू फिजिकल प्रॉब्लम। क्लियर है इतना। नेक्स्ट है इकोनॉमिक। इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है कि जब उनको पैसे ज्यादा देने पड़ते हैं, यानी जितना का हो उससे ज्यादा पैसा देना पड़े किसी चीज के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन। जैसे आपने देखा होगा मार्केट में कि कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि कंज्यूमर्स को ज्यादा पैसा देना पड़ता है। कब? जब मार्केट में होर्डिंग्स वाली सिचुएशन आती है। देखो यहाँ पे लिखा ना, होर्डिंग्स ऑफ गुड्स एंड ब्लैक मार्केटिंग। जैसे अक्सर आपने देखा होगा टमाटर और प्याज के भाव बढ़ जाते हैं, तो वो क्या इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन है। उसके बाद नंबर थर्ड है अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट इज नॉट सेफ गार्डेड व्हेन सम प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग सर्टेन मटेरियल व्हिच कैन कॉज हार्म टू द एनवायरमेंट। जैसे कि वैसे तो इन्वायरमेंट का भी मुझे सारे ही है वैसे इन्वायरमेंट वाला, लेकिन आपने बीच में सुना होगा कि एक क्रीम आता था फेयर एंड लवली। तो फेयर एंड लवली वाले में भी प्रॉब्लम है, लेकिन वो तो चलो पर्सनल था कि भाई वो गोरा करता है नहीं, वो अलग बात। बट ऐसा होता है कि मतलब इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो, पर यहाँ पे बेसिकली एग्जाम्पल दिया हुआ है कि भाई इन्वायरमेंट के अगेंस्ट हो रहा है। ओके, तो ऐसा कोई भी होगा जो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेन हो या पब्लिक के अगेन हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सप्लॉइटेशन ही बोलेंगे। तो टोटल कितने टाइप्स के एक्सप्लॉइटेशन हो गए? टोटल हो गए तीन। कौन कौन से तीन है? फिजिकल, मेंटल, इकोनॉमिक एंड अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट। ये याद रखना है। नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो इंपॉर्टेंट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है। अलग अलग पार्ट्स का डिवाइडेड का मतलब क्या है? एक है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस की पॉइंट ऑफ व्यू से कंज्यूमर का प्रोटेक्शन करना क्यों जरूरी है। उसके बाद एक है आपका फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कस्टमर, यानी कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो ये दोनों पॉइंट याद रखना है कि बिजनेस की पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्यों है और कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों है। अब बिजनेस वाले में एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जो है प्रिंसिपल और ट्रस्टीशिप एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ये आपको याद रखना है, ये काफी बार क्वेश्चन आया है। जैसे इसमें क्या क्या पूछता है उसको एक बार समझ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू गांधी जिस प्रिंसिपल, याद रखना दिस प्रिंसिपल वाज गिवन बाय महात्मा गांधी। ट्रस्टीशिप एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन प्रिंसिपल इज गिवन बाय महात्मा गांधी, ये याद रखना है। अब इन्होंने क्या दिया है, इसमें लिखा है वट एवर वेल्थ द सोसाइटी हैज गिवन टू द पर्सन शुड बी यूज फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ द सोसाइटी। ये प्रिंसिपल क्या बोलता है कि भाई जो लोगों ने आपको दिया है आप उनके लिए ही यूज करो, वो भी प्रॉपर वे में। उसके बाद कंज्यूमर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन विजिटिंग द प्लेस ऑफ अ बिजनेस। ही इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द सेलर बट वी सेलर आर डिपेंडेंट ऑन हिम। मतलब इनका कहने का ये था कि भाई हम लोग है ना उनके ऊपर डिपेंडेंट, वो लोग हमारे ऊपर नहीं है, इसलिए उनका हमें रिस्पेक्ट करना जरूरी है। आगे, ही डज नॉट इंटरफेयर इन अवर बट ही इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अवर बिजनेस। सही बात है कि हम जो है कस्टमर्स के लिए काम करते हैं और वही हमारी मेन ऑब्जेक्टिव है, भाई हम उनको अपना बिजनेस दे, यानी अपने प्रोडक्ट्स को सेल करें और हमारा बिजनेस क्या इंक्रीज हो। तो ये था ट्रस्टीशिप एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। याद रखना ये किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। उसके बाद फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कंज्यूमर, तो कंज्यूमर का वो आप रीड कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1996। याद रखना एग्जाम में पूछता है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो कब आया था, तो याद रखना ये कब आया था, 1986 में आया था। अब इसमें इसमें आपका अलग अलग पॉइंट्स आता है, जैसे आपका राइट्स आता है। तो हाउ मेनी राइट्स आर देयर इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट? सो बेसिकली देयर आर 6 राइट्स। कौन कौन से राइट्स हैं? नंबर 1 सेफ्टी का राइट है, इंफॉर्मेशन का राइट है, चॉइस का राइट है, रिप्रेजेंटेशन का राइट है, रिड्रेसल का राइट है एंड कंज्यूमर एजुकेशन का राइट है। यानी सेफ ऐसे प्रोडक्ट को चूज करने का अधिकार है जिससे सेफ्टी हो, इंफॉर्मेशन लेने का अधिकार है, पसंद करने का अधिकार है, यानी ऑप्शंस अवेलेबल है तो जो वो चाहे वो। उसके रिप्रेजेंटेशन का मतलब उनको
जाके अगर तकलीफ हो रही तो कहीं बताने का अधिकार है। रिड्रेसल का मतलब उनके प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन का। और उसके बाद एजुकेशन का मतलब ये है कि जो भी उनको जानना हो मार्केट से वो उनको जानने का अधिकार है। तो ये टोटल 6 राइट्स अवेलेबल है किसको, कंज्यूमर्स को। तो ये याद रखना, मैंने ओवरऑल एक ऊपर से बता दिया है। आपका जो मन करता है, मतलब जो मन करता है मतलब आप एक बार रीड करोगे तो आपको क्लियर आइडिया लग जाएगा। ठीक है। एक एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था कि अपार्ट फ्रॉम द 6 कंज्यूमर राइट्स, यूएनओ हैज इशूड डायरेक्टिव रिकमेंडेड 2 more rights, सो विच आर द 2 more rights इशूड बाय द यूएनओ। तो ये याद रखना, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है मैंने कौन से पेपर में पढ़ा था, बट मैंने पढ़ा था इसलिए मैं इसको टिक करवा दे रहा हूं। और वो है बेसिक नीड्स का और हाइजीन इन्वायरमेंट का। ये याद रखना, बेसिक नीड्स का मतलब क्या है, बेसिक नीड्स रिफर टू द रिक्वायरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस फॉर अ डिसेंट लिविंग। ओके। और हाइजीन का मतलब क्या होता है, हाइजीन इन्वायरमेंट इज अ प्रोटेक्शन फ्रॉम वेरियस टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन सो दैट इंडिविजुअल कैन लीड अ क्वालिटी लाइफ। यानी हाइजीन का मतलब क्या है कि ऐसे जो इन्वायरमेंट को क्या करे, लॉस ना करे या उसको पॉल्यूट ना करे। और बेसिक का मतलब उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, बेसिक नीड्स है, वो सेटिस्फाई हो जाए। क्लियर है ना। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर का मतलब क्या, कंसाइज यूज ऑफ राइट। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब उसकी खुद की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उसको क्या ध्यान में खुद रखना चाहिए। तो कंसाइज यूज ऑफ राइट्स, राइट का जो है वो प्रॉपर यूज करना चाहिए, उसको प्रॉपर नॉलेज अक्वायर करना चाहिए। बी वेयर ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट को देख के इंप्रेस नहीं होना चाहिए, जैसे बहुत सारे एडवर्टीजमेंट दिखाते हैं ना कि ये खाओ और आपको ये ताकत मिलेगी, ये खाओ ऐसे हाइट बढ़ जाएगी। तो ये सारी चीजें जो है आपको देखना चाहिए कि ऐसा अगर होता तो सब खा के सब गोरे नहीं होते, सब खा के ऐसे हाइटेड नहीं हो जाते। बट ऐसा होता नहीं है, बट हम यूज करते हैं, तो हमको क्या होना, खुद को समझना पड़ेगा कि बी वेयर ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। उसके बाद नेक्स्ट है केयर ड्यूरिंग परचेस। जब आप हम लोग परचेस करते हैं तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उस चेक करें कि प्रोडक्ट कौन सा है, उसके अंदर कौन सा पॉइंट यूज हुआ है, पॉइंट मतलब कौन सा इंग्रेडिएंट्स यूज हुआ है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है। ये सारी चीजें, नॉनवेज वाला है, आई मीन जैसे आपने देखा ना वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन वाला आता है, वो रेड एंड ग्रीन वाला साइन होता है। जैसे एक इंसिडेंट हुआ था, एक बार हम लोग घूमने जा रहे थे और एक फ्रेंड ने वो ब्रेड परचेस किया था, जो आपने ट्रेन में देखा होगा ब्रेड्स मिलते हैं, तो उसने जल्दबाजी में परचेस कर लिया और उस ब्रेड के पीछे रेड डॉट लगा हुआ था। नॉर्मली रेड डॉट जो डिनोट करता है नॉन वेज वाला। तो अब हुआ क्या सिचुएशन, परचेस तो कर लिया, ध्यान दिया नहीं उतना। तो देखो अब परचेस कर ले तो गलती किसकी, भाई इसकी गलती है, इसको परचेस करने से पहले देखना चाहिए था। तो परचेस करने के बाद भी उसको वो किसी और को देना पड़ा, जो बैठे हुए थे दूसरे, मतलब वो लोग खाते तो भाई उनको देना पड़ा। तो हुआ क्या, नुकसान किसका हुआ, इसका खुद का हुआ। क्यों भाई, इसने ध्यान ही नहीं दिया ना, इसको ध्यान देना चाहिए था ये सारी चीजें। राइट। उसके बाद नेक्स्ट है सोलिसिट फॉर बिल। और आपको बिल मांगने का मतलब, कहीं भी जाओ कुछ भी परचेस करो तो आपको बिल मांगने का पूरा राइट है। अब बिल मांगो, रीजन है, अगर आप बिल नहीं मांगते हो, इन केस अगर डैमेज हो गया या सब स्टैंडर्ड है, तो जब रिटर्न करने जाओगे, कंप्लेन करने जाओगे, तो इन दोनों ही केसेस में आपके पास क्या होना चाहिए, बिल होना चाहिए। नहीं तो आपका भी वो हाल हो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जो वो लेडीज का हाल हुआ था, वही होगा कि आपको भी गरबा खेल के मनाना पड़ेगा। रियल लाइफ में गरबा खेलने से कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए आपके पास क्या होना चाहिए, लीगल बिल होना चाहिए। नेक्स्ट है सोलिसिटर हाई क्वालिटी, और हमेशा डिमांड करो हाई क्वालिटी का। ओके। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन ऑफ जेन्युइन कंप्लेंट्स। देखो हमने देखा है कि यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि फेक जो कंप्लेन्स है वो भी बहुत जाती हैं। तो इसलिए इन चीजों का भी ध्यान देखना कि जब भी आप कंप्लेन करो वो जेन्युइन होना चाहिए और सही होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, इसकी वजह से बाकियों को प्रॉब्लम होती है। अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम है कि जो आप खुद ही सॉल्व कर सकते हो या सेलर से बात करके उसको सॉर्ट आउट कर सकते हो, तो उसके लिए कंप्लेन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म। इसका मतलब क्या है, शुड नॉट टेक पार्ट इन द सेटअप ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्टिविटी इन स्प्रेडिंग अवेयरनेस, शुड टेक पार्ट अमंग कंज्यूमर्स रिगार्डिंग देयर वेलबींग एंड द राइट्स। मतलब इन शॉर्ट क्या करना है, अपने जो रूल्स है, रेगुलेशन है, राइट्स है, उसको और भी दूसरों को बताओ। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, तो हमें ऐसी चीजों का यूज करना है जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करे। नो इन्वॉल्वमेंट इन अनएथिकल एक्टिविटीज, कोई भी ऐसी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करना है जो कैसा हो, अनएथिकल हो। राइट। तो ये हो गया आपका टोटल राइट्स। कितने राइट्स है, 9 है। इसमें से पहला कंसाइज यूज ऑफ राइट्स है, बी वेयर ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट है, केयर ड्यूरिंग परचेज, सोलिसिट ऑफ बिल, सोलिसिट हाई क्वालिटी, registration of genuine complaint, spread of consumerism, environment protection, no involvement in unethical एक्टिविटीज। इसको आप बेसिक वे में ऐसे दिमाग में रखोगे तो भी याद हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद ग्रीवनेस रिड्रेसल ऑर्गेनाइजेशन है। तो ग्रीवनेस रिड्रेसल के लिए तो हमारे पास टोटल कितने रिड्रेसल अवेलेबल है, तो 3 है। याद रखना है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, स्टेट लेवल पे है और नेशनल लेवल पे। याद रखना 3 ही है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल। अब हम बात करते हैं इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा। तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल का है, तो याद रखना वो कौन बनाता है, स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। डिस्ट्रिक्ट कौन बनाता है, स्टेट गवर्नमेंट। और इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, एटलीस्ट 3 मेंबर्स होते हैं। एमसीक्यूज में पूछ लेता है कि हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन डिस्ट्रिक्ट लेवल।
फोरम, तो याद रखना एटलीस्ट 3। और ये अपॉइंट कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। और ये जो 3 मेंबर्स होते हैं उसमें से एक मेंबर क्या होगा, प्रेसिडेंट होगा, और बाकी दूसरे 2 और होंगे, एटलीस्ट 2 और होंगे। और इनमें से जो एक होगी वो क्या होगी, वुमन होगी, वो याद रखना, वन शुड बी ए वुमन, ये याद रखना। टोटल कितने मेंबर्स होंगे, 3 मेंबर्स होंगे, 3 में से एक प्रेसिडेंट होगा, बाकी के 2 होंगे, और इन बाकी के 2 में से या इन तीनों में से एक क्या होनी चाहिए, वुमन होनी चाहिए। और जो इंपॉर्टेंट बात है वो याद रखना है कि इसका जो कंप्लेन का राइट है वो कब होगा, जब 20 लाख या उससे कम का आपका लॉस होता है तब। क्लियर है, तो ये याद रखना, ये एमसीक्यूज में पूछ सकता है। ओके, उसके बाद है स्टेट लेवल का। अच्छा, अब दूसरा ये है कि 30 दिन के बाद अगर आपको सेटिस्फेक्शन जजमेंट मिलने के 30 दिन के बाद आप चाहो तो डिस्ट्रिक्ट वाले का स्टेट लेवल में जा सकते हो। चलो अब स्टेट पे आ गए। स्टेट लेवल भी कौन बनाता है, तो स्टेट लेवल भी स्टेट गवर्नमेंट ही है। इसमें भी कितने मेंबर्स है, 3 मेंबर्स है। सेम वही बात आ जाती है, एटलीस्ट 3 मेंबर्स, एक प्रेसिडेंट होगा, बाकी के 2 दूसरे होंगे, कहा गए दूसरे, और उसमें से एक क्या होगा, वुमेन होगी। और इसका जो राइट है कंप्लेन करने का वो कब होगा, 20 लाख से 1 करोड़ के बीच में होगा, तब यानी 20 से 1 करोड़ के बीच में। ओके, और उसके बाद आपका आ जाता है थर्ड पॉइंट। जो थर्ड पॉइंट है वो नेशनल लेवल है, तो नेशनल लेवल कौन बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट वाले में इसमें क्या सिचुएशन है, along with one president at least 4 other, यानी इसमें कुल कितने मेंबर्स होते हैं, तो याद रखना है इसमें कुल 5 मेंबर्स होते हैं। 5 में से एक प्रेसिडेंट होगा, बाकी के 4 दूसरे होंगे। और इसमें जो, अब इसमें जो थोड़ा सा और डिटेल याद रखना है कि जो प्रेसिडेंट होगा वो क्या होगा, आइदर एग्जिस्टिंग और रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये बस याद रखना है क्योंकि ये बाकी में नहीं था। क्लियर है, और इसमें भी एक पॉइंट आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा, इसमें से एक क्या होनी चाहिए, वुमन होनी चाहिए। और इसका जो कंप्लेन करने का राइट है वो कब स्टार्ट होता है, वो जब मोर देन 1 करोड़ हो। क्लियर है, तो 3 हो गया, 3 का तीनों मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इसका बस अमाउंट वाला याद रखना, 20 लाख उससे कम, 20 से 1 करोड़ और 1 करोड़ से ज्यादा। इसके अलावा याद क्या रखना है, अगर कस्टमर को कोई भी प्रॉब्लम फील होता है कि नहीं उसका कोई सुन रहा है, तो वो कहां जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो ये याद रखना, कोई भी प्रॉब्लम फील होता है तो वो कहां जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद आपका अवेलेबल रेमेडीज रिलीफ फॉर कंज्यूमर, तो आप खुद रीड कर रहे हैं, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ये वाला याद रखना है, मीन्स एंड मेथड ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस। सॉरी, इसमें से जो मेन है वो याद रखना, एवरी ईयर 15th मार्च इज सेलिब्रेटेड एज अ वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। तो ये वाला याद रखना, 15 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं, जो बेसिकली यानी कि आज से 2 दिन पहले था। ओके, उसके बाद लोक अदालत। अच्छा, इसमें मेथड्स है, यहाँ मेथड्स ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस। तो मेथड्स ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस में 3 है टोटल। एक है लोक अदालत, दूसरा है पीआईएल, और तीसरा इको फ्रेंडली प्रोडक्ट। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स में याद रखना है कि उसके आगे पीछे क्या लिखा होगा, इको मार्क लिखा होता है, जो बेसिकली हमारे कंट्री का जो इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट है वो देती है, वो गवर्नमेंट इंडिया, जो ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करता है, तो ऐसे प्रोडक्ट के लिए वो लोग कौन सा मार्क देते हैं, इको मार्क देते हैं। क्लियर हुआ इतना, तो ये हो गया आपका मेथड्स। और लास्ट एक टॉपिक है, वो है आपका, मैं दिखा दे रहा हूं यहाँ पे, ये वाला नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन वर्किंग इन द फील्ड ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें से एक न एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो इसलिए इसको अच्छे से कवर अप करना है। क्या है वो सुनो। सबसे पहले सर्क, इसका या जो भी नाम इसको बोलना है, सर्क बोलना चाहे जो भी, इसका फुल फॉर्म है कंज्यूमर एजुकेशन रिसर्च सेंटर। क्या, कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर, जो लोकेटेड कहाँ है, अहमदाबाद में। याद रखना, कंज्यूमर एजुकेशन रिसर्च सेंटर, इसको इसको हाइड करो और इसको देख के रीड करो। कंज्यूमर एजुकेशन रिसर्च सेंटर, ये कहा है, अहमदाबाद में। उसके बाद सीपीसी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल सीपीसी, ये भी कहां पर है, अहमदाबाद में है। उसके बाद वॉइस है, वॉइस कहाँ है, दिल्ली। इसका फुल फॉर्म क्या है, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन इन इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन, ये फुल फॉर्म में आता है। सीजीएसआई का फुल फॉर्म क्या है, कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया, जो कहाँ पे, मुंबई में है। फिर कट्स है, कट्स का फुल फॉर्म क्या है, कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी। ये हो गया फुल फॉर्म याद रखना, और इनके प्लेसेस भी। वॉइस का आवाज सबसे ज्यादा आवाज के लोग कहाँ करते हैं, तो दिल्ली में करते हैं। सर ये जो है अहमदाबाद है, सीपीसी अहमदाबाद है, सीजीएसआई मुंबई है ये, और उसके बाद कट्स जो है वो जयपुर में है। अच्छा, जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो याद क्या रखना है कि कंज्यूमर कोऑर्डिनेशन काउंसिल सीसीसी दिल्ली कॉपरेट्स द वर्क ऑफ वेरियस अदर इंस्टीट्यूशन वर्किंग फॉर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन। यानी ये जो ट्रिपल सी है, सीसीसी कंज्यूमर कोऑर्डिनेशन काउंसिल, इसका काम क्या है, बाकी के जितने लोग हैं उनको कोऑर्डिनेट करके चलना। तो ये याद रखना है। क्लियर है, तो ये हो गया आपका पूरा जो भी डिटेल जितना हो सकता था। अभी चलते हैं फिलहाल एमसीक्यूज पे, और 1 बाय 1 चेक करते हैं कि क्या क्या कवर हो गया है। सबसे पहला पॉइंट है, व्हेन वाज द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास्ड, तो आंसर क्या होगा, 1986। तो ये सिंपल है, 1986 में होगा। उसके बाद नेक्स्ट है
हु हैज इंट्रोड्यूस, तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप, तो मैंने बोला था महात्मा गांधी, इसमें ढूंढो महात्मा गांधी का, गलती से इंदिरा गांधी मत लगा देना, आंसर क्या होगा महात्मा गांधी। देखो दोनों में गांधी गांधी लिखा है, लेकिन यहाँ पे गांधी जी लिखा है और यहाँ पे सिर्फ गांधी लिखा है, इसलिए फर्क समझ लेना। नेक्स्ट है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच हैज नॉट बीन इंक्लूडेड इन द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अब इन चारों में से क्या क्या इंक्लूडेड नहीं है, अब ध्यान से सुनना। हु विच हैज नॉट बीन इंक्लूडेड इन द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, तो पहला है प्रोटेक्शन, दूसरा है बेसिक नीड्स, तीसरा है अवेयरनेस और चौथा है चॉइस। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो इसमें से क्या क्या अवेलेबल है, तो आपका अवेयरनेस तो है ही है, चॉइस भी है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो उसमें प्रोटेक्शन भी है, मैं आपको दिखाता हूं। अब बोलोगे सर बेसिक नीड्स भी तो आपने दिखाया था, लेकिन ये यूएनओ का था, वही तो मुझे आपको एक्सप्लेन करना है, यही छोटी छोटी बातें जो आपको याद रखना है, ये यूएनओ ने सजेस्ट किया था बेसिक नीड्स वाला। बाकी कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट में कितने वही है, कौन कौन सा है आपका, सेफ्टी है, इंफॉर्मेशन है, चॉइस है, रिप्रेजेंटेशन है, रिड्रेसल है और कंज्यूमर। तो याद रखना ये सेफ्टी का मतलब क्या था, प्रोटेक्शन होता है, तो इसलिए याद रखना प्रोटेक्शन इंक्लूडेड है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बेसिक नीड्स। और ये किसके अकॉर्डिंग, एज पर कंज्यूमर एक्ट 1986, तो इसके अकॉर्डिंग कितने हैं आपका, ये 6 है, बस बेसिक नीड्स नहीं है, पर यूएनए होता तो बेसिक नीड्स होता। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट इंक्लूडेड एज अ रिड्रेसल फॉरम, तो रिड्रेसल फॉरम में 3 है, डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है, नेशनल है, बट लोक अदालत नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, लोक अदालत। नेक्स्ट है, हाउ मेनी मेंबर एग्जिस्ट इन डिस्ट्रिक्ट लेवल, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल में कितने होते हैं, एटलीस्ट 3। अब देखो यहाँ पे टोटल 3 भी लिखा है और एटलीस्ट 3 भी लिखा हुआ है, तो जो बुक में हमारे लिखा हुआ है एटलीस्ट 3 लिखा। एक बात याद रखना, जब भी आप कभी एग्जाम देने जाते हो स्टैंडर्ड की, और कोई भी स्टैंडर्ड की, मतलब जैसे 1 to 12 में, और वहां पे हमें वही फॉलो करना पड़ता है जो हमारी बुक में मेंशन होता है। अगर बुक जो है वो बोर्ड के द्वारा प्रोवाइडेड है, अगर बुक जो है वो बोर्ड के द्वारा प्रोवाइडेड है, तो ऑलवेज फॉलो दैट, ओके, याद रखना। नेक्स्ट है, मेंबर ऑफ विच कमीशन आर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो नेशनल लेवल के जो मेंबर्स होते हैं वो कौन अपॉइंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट है, इन विच कोर्ट कैन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बी फाइल्ड, तो सुप्रीम कोर्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, विथ विच कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन सेटअप इन अहमदाबाद, तो अहमदाबाद में 2 है, एक सीपीसी है और एक सर्क है, ये सर्क, तो चेक करो दोनों में से कौन सा दिया है, तो पहला ही ऑप्शन है कंज्यूमर एजुकेशन रिसर्च सेंटर, यानी सर्क वाला दिया ही है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, सीजीएसआई ये रहा, सीजीएसआई और ट्रिपल सी, और ये कट्स, कट्स जो है वो जयपुर में है, सीजीएसआई मुंबई में है, ट्रिपल सी दिल्ली में है, राइट। तो देखो ये मुझे भी याद हो गया, तो आई होप कि आप इसको रीड करोगे तो आपको भी ये याद हो जाएगा, चार का चारों। फिर नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स टुवर्ड्स द कंपाइलेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द वर्क ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूशन, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ट्रिपल सी हो जाएगा, ये ट्रिपल सी दिल्ली वाला। तो चेक करो ट्रिपल सी दिल्ली कहां पर है, तो ये रहा, कंज्यूमर कोऑर्डिनेशन काउंसिल। बाकी देखोगे तो सीपीआरसी है, ये कट्स वाला है, और ये सीपीसी है, तो सीपीसी अहमदाबाद है, कट्स जयपुर है, और ये सीपीआरसी कंज्यूमर प्रोटेक्शन रिसर्च सेंटर है, ये एजुकेशन वाला, मैंने सीपीसी अभी याद नहीं आ रहा है मुझे भी, चलो तुम देख लेना। नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डन बाय कंज्यूमर प्रोटेक्शन इंस्टीट्यूशन, अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन इंस्टीट्यूशन का कौन सा काम नहीं है, एजुकेटिंग द पीपल रिगार्डिंग कंज्यूमर राइट, ये तो काम है, पब्लिश इन्फॉर्मेशन विच हैज कंज्यूमर राइट, ये भी है, लिस्ट ऑफ कंज्यूमर गिवन टू द इंडस्ट्री, बिल्कुल ये काम नहीं करते, एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट तो प्रोटेक्ट करना ही, लेकिन ये लोग ये दगाबाजी नहीं करते, कंज्यूमर की लिस्ट जो है वो कहाँ दे दे, इंडस्ट्रीज को दे दे, ऐसा सब नहीं करना होता है कि किसने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन किया, ये लो उसको संभाल लो, उसको कोने में मिला के बुला के मिल लो, ऐसा काम नहीं करते ये लोग। ओके, तो ये हो गया आपका 10 एमसीक्यू। आई होप कि ये सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे, बाकी कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट कर देना। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 12 है, और वो लास्ट है, रीजन है बाकी लोगों ने बोला था भाई 5 6 7 नहीं करना है, मतलब बाकी लोग, मतलब कुछ जो कमेंट्स कर रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, बाकी जो कमेंट्स नहीं कर रहे हैं, जो मुझे इन्फॉर्म नहीं कर रहे हैं, अब देखो, अब यहाँ से तो मैं देख नहीं पा रहा, तो जब बोलोगे तब समझ में आएगा, तो जो बोल रहे हैं मैं उसके अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। और इसके बाद लास्ट जो वीडियो होगा वो उसमें मैं आपको बता दूंगा कि आपको पेपर कैसे लिखना है, यानी राइटिंग पेपर कैसे लिखना है आपको, वो सारी चीजें मैं प्रोवाइड कर दूंगा, मैंने जैसा कहा था। ठीक है, फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।